आज हम लोग बात करने वाले हैं उप सारणिक एवं सहखंड के बारे में, यानी कि माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि उप सारणिक होता क्या है। तो इसे हम लोग ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि कोई अवयव जिस पंक्ति तथा स्तंभ का हो, उस पंक्ति तथा स्तंभ को हटाने से प्राप्त सारणिक मान उस अवयव का उप सारणिक कहलाता है। ठीक है, चलिए इस परिभाषा को हम लोग समझेंगे। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि उप सारणिक को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि किसी अवयव aij का उप सारणिक को कैसे संकेत से व्यक्त करते हैं? mij से सूचित किया जाता है। अब चलिए इसको समझ लीजिए कि ये होता क्या है। परिभाषा से तो आपको क्लियर हो गई, लेकिन इसे समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास एक सारणिक दिया गया है। ठीक है, मैं मान लेता हूं यहाँ पे दिया है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। मान लो मुझे इस अवयव a1 का निकालना है उप सारणिक। किसी अवयव a1, ये जो a1 है इसका उप सारणिक क्या होगा, इसे हम लोग कैसे सूचित करेंगे, या इसे हम लोग कैसे सूचित कर सकते हैं? तो M11 से, क्योंकि ये आपको पता है ना, ये 11 12 13 A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33 ऐसे सूचित करते हैं ना इसको। तो हम लोग यह पहला स्थान A11 है, इसलिए M11 से इसे सूचित करेंगे। तो इस अवयव का उप सारणिक को हम लोग M11 से सूचित करेंगे। वह होता क्या है? तो देख रहे हैं, कोई अवयव जिस पंक्ति या स्तंभ का हो। यह किस पंक्ति का है? पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का है। तो उस पंक्ति और स्तंभ को हटाने से, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, प्राप्त जो सारणिक बचेगा उसका मान, यानी b2 c2 b3 c3। अब पता है इसका मान कैसे निकलता है, b2 c3 माइनस c2 b3, ऐसे ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो यह जो होगा आपके इस अवयव का उप सारणिक कहलाएगा। समझ गए ना? जिसका भी आपको उप सारणिक निकालना होगा, जिस अवयव का निकालना होगा, वह जिस पंक्ति या स्तंभ का अवयव होगा, उस पंक्ति और स्तंभ को हटाने से जो बचा हुआ अवयव बचेगा, उसका जो सारणिक मान होगा वही आपका उस अवयव का उप सारणिक कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझो, मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, चलो मैं एक आव्यूह के रूप में ही ले लेता हूँ। आव्यूह ले लेता हूँ यहाँ पे 2 3 4 1 या 2 3 4 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मुझे निकालना है A12 का उप सारणिक, A12 का उप सारणिक। यानी कहने का मतलब है कि मैं इसे M12 भी लिख सकता हूँ। यही ना होगा M12, यह हटाएंगे, यह हटाएंगे, ये बचेगा। यह अवयव किस पंक्ति का है? पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ का है। तो ये हटा देंगे तो आपका 4 ही ना बचेगा। तो 4 का सारणिक मान तो 4 ही ना होगा, 4 का सारणिक मान 4 ही होगा। चलिए उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखूं M11, मतलब कि ये वाले अवयव का उप सारणिक निकाला, तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ हटा देने से ये 1 बचेगा और 1 का सारणिक मान 1 ही होगा। उसी तरह से अगर मैं M21 लिखता हूँ, इसके बारे में बात करते हैं, यह कॉलम हटाएंगे, यहाँ ये बचेगा। M22, आपको पता ना -3 का भी सारणिक मान यहाँ -3 ही होगा। M22, यह रॉ और यह कॉलम हटेगा, 2 का सारणिक मान 2 ही हो जाएगा। समझ गए ना? 1 by 1 कोटि का अगर कोई सारणिक होगा तो उसका तो मान तो वही ना हो जाएगा। तो समझ में आ गया उप सारणिक कैसे निकल जाता है। अगर 3 ऑर्डर का भी होगा, मान लो यहाँ पे 2 4 1 6 2 3 1 5 2, यहाँ पे इस तरह से दिया। अगर मुझे यहाँ पे कहे कि हमें निकालना है M13 का मतलब समझ रहे ना, यह वाला हो जाओ, तो यह घटेगा, यह रॉ, यह कॉलम हटेगा, आपका जो बचेगा 6 2 1 5। तो 6 5 30
और माइनस में 2, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 28। इसी तरह हम लोग सबका निकाल सकते हैं ना, समझ में आ गया उप सारणी क्या होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सहखंड के बारे में, यानी कोफैक्टर के बारे में। तो यहाँ लिख सकते हैं कि किसी अवयव ए आई जे का सहखंड को सी आई जे या कैपिटल में ए आई जे से सूचित किया जाता है, ठीक है। और ये निकाला कैसे जाएगा, यहाँ देखना सी आई जे जो होगा, सी आई जे लिखो या ए आई जे लिखो, -1 का पावर आई प्लस जे इंटू में माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। मतलब कि जिस अवयव का हमें सहखंड निकालना होगा उसके माइनर में ही हम लोग इससे गुना कर देंगे -1 का पावर आई जे, तो वहां से उसका सहखंड ज्ञात हो जाएगा। अब थोड़ा इसको समझ लो, ये जो माइनस का पावर आई जे है, मान लो मैं 3x3 ऑर्डर का एक लेता हूं यहाँ पे मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ A11 प्लेस है, यहाँ A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है और A33 है। और इसी के आधार पर इसकी चिन्ह योजना मैंने शुरू में बताई थी, इसी के आधार पर किया जाता है। -1 का पावर आई प्लस जे के आधार पर ही इसकी चिन्ह योजना होती है। देखो 1 + 1 रखोगे तो 1 1 रखोगे तो 2 हो जाएगा, -1 का पावर 2 + 1 यानी प्लस में यहाँ हो जाएगा। A12 तो देखो 1 और 2 3, -1 का पावर 3 यानी माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो 1 और 3 4, -1 का पावर 4 पॉजिटिव, 21 तो 1 और 2 और 1 3, यहाँ देखो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो ये चिन्ह योजना मैंने जो शुरू में बताया था ना, वह -1 के पावर आई जे के आधार पर ही रखी जाती है। तो हमें करना क्या होगा, जो माइनर होता है वही माइनर निकालेंगे और उसके संगत चिन्ह को लगा देंगे, तो वहां से आपका कोफैक्टर निकल जाएगा। जैसे आप देखो, मैं यहाँ पर a बराबर में अवयवी ले लेता हूं, मैं वर्ग अवयवी 2 1 माइनस का 3 2, मैं हर एक एलिमेंट का यहाँ पे आपको कोफैक्टर निकाल के दिखाता हूं। चलिए इसके चिन्ह योजना के बारे में आप जानते ही हो, प्लस माइनस माइनस प्लस, या आप फॉर्मूला देख ही रहे हो कि सी आई जे बराबर मैंने बता दिया है -1 का पावर आई प्लस जे और इंटू में उसका माइनर। चलिए तो अगर मुझे निकालना होगा, मान लो हमें निकालना होगा कोफैक्टर ऑफ A11 यानी कि C11 निकालना होगा, या इसे कैपिटल में A11 भी लिखा जा सकता है कोफैक्टर को। तो चलिए यह अवयव का चिन्ह देखना होगा, तो यहाँ पे देखो ये प्लस में होता है, या यहाँ से भी सोच सकते हो कि -1 का पावर 1 + 1 आई और जे का वैल्यू 1 + 1 और फिर इंटू में माइनर, तो यह रो यह कॉलम हटेगा यही ना। चलिए ये तो +1 होगा और यहाँ पे 2, तो 2 आ गया। या हम लोग सीधे देख लेंगे इस तरह से भी कि यह इसका चिन्ह क्या होता है, C11 का चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस में रहने दो, यह रहो यह कॉलम हटाओ 2, सीधे आपका आ गया। तो यह आपका तरीका ठीक है। और मैं C12 निकालना चाहता हूँ तो इसका चिन्ह यहीं से देख लूंगा, ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से देख लूंगा कि इसका माइनस होता है तो यहाँ माइनस पहले लगा देंगे, ठीक है। यह माइनस होता है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ नहीं देखना है हमें, यहाँ देखना होगा, यह रहो यह कॉलम हटा माइनस का 3, तो ये प्लस का 3 आ गया। अगर मैं C21 की बात करूं, यह प्लस देखो, तो यहां नहीं देखना है प्लस में है कि माइनस में, यहां देखना है, यहां माइनस में है माइनस लगा दिए, यह रहो यह कॉलम हटा 1। C22 ये प्लस में होता है यहाँ पर, यह रहो यह कॉलम यह 2, समझ गए ना। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कोफैक्टर सबका। अगर मान लो 3x3 कोटि क्या है, 2 1 6 3 1 -2 1 4 2 ऐसे हो, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, कोफैक्टर ऑफ C11 इसका, तो आपको चिन्ह योजना तो पहले ध्यान रखनी होगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस में होता है तो प्लस में रहने देंगे, यह रहो यह कॉलम हटेगा, 1 -2 4 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 -8 यानी कि +8 10 आ गया। C12 इसकी चिन्ह रखेंगे, माइनस में होता है, यहाँ माइनस है ना, माइनस दे देंगे। अब देखो यह रहा और यह कॉलम गया, ये जो आपको 4 एलिमेंट बचे, मतलब 3 माइनस का 2 1 2 माइनस 3 2 6 और माइनस माइनस +2, ठीक है। तो आपका आ जाएगा यहाँ से -8। तो इसी तरह से हम लोग सबका कोफैक्टर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब
तो हमारे अगले एक्सरसाइज में माइनर और को फैक्टर निकालने पर ही आधारित क्वेश्चन दिए गए और उनको इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। चलिए अब एक विशेष कंडीशन है उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक दिया है, इसके एलिमेंट में A11, A12, A13, ठीक है, 3 ऑर्डर का ले लेता हूँ, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसे रखता हूँ। मैं लिखता हूँ इसे एक्सपेंडिंग along R1। तो मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ तो A11 लेता हूँ, याद है आपको क्या लेंगे, A22, A23, A32, A33, फिर आपका माइनस का A12 क्योंकि ये निगेटिव में होता है, यह रो यह कॉलम हटा तो A11, A23, A31, A33, फिर A13 लेंगे, यह रो पहला रो और तीसरा कॉलम हट जाएगा तो A21, A22, A31, A32 आता है। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यह जो है A22, A23, A32, A33 इसका जो सारणिक मान देख रहे हैं। अभी हमने देखा सहखंड के बारे में, तो अगर मैं सहखंड की बात करूँ A11 का, तो A11 का सहखंड यही होगा, यह A11 का सहखंड है। चलिए A11 का सहखंड को हम लोग कैपिटल A11 लिख सकते हैं या C11 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसे मैं प्लस A12 लिखता हूं और अगर मैं माइनस को इसके साथ इंक्लूड कर लूं तो A12 का सहखंड माइनस और फिर ब्रैकेट के अंदर ही ना होगा, यानी कि मैं इसे A12 लिख सकता हूं, निगेटिव इसके साथ आ गया। चलिए प्लस A13 लेता हूं तो A13 का ही यह सहखंड है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम किसी है ना किसी सारणिक के दूसरे और मतलब हम लोग एक काम कर सकते हैं कि यदि किसी सारणी के एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को उनके संगत सहखंड के साथ गुना करके जोड़ लिया जाए तो उसका मान सारणिक के मान के बराबर होता है। लिख सकते हैं ना कि यदि किसी सारणिक के एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को उनके संगत सहखंड से गुणा करके जोड़ा जाए तो प्राप्त मान सारणिक के मान के बराबर होगा, सारणिक के मान के बराबर होगा। समझ में आया इस नियम से? तो ये हम लोग याद रखेंगे। यानी कि मैं चाहूं तो यहां पे लिख सकता हूं इसका मान A21, A21, A22, A22, A23, A23, यानी कि ये देखिए सेकेंड रॉ के अवयव लिए हैं और उनके साथ उनके कोफैक्टर को गुना करके जोड़ लिया है तो इसका मान भी इस सारणी के मान के बराबर होगा। अच्छा अब अभी तो पता चला कि कोई पंक्ति ले रहे हैं या कोई स्तंभ ले रहे हैं और उनके संगत सहखंड को गुना करके जोड़े तो मान सारणी के मान के बराबर होगा। अगर मैं कोई पंक्ति लूं और दूसरे पंक्ति के या कोई स्तंभ लूं किसी फिर दूसरे स्तंभ के कोफैक्टर को लेकर उसके साथ गुना करके जोड़ूं तो क्या होता है। अगर मैं मान लो मैं पहला रॉ ले रहा हूं और दूसरा वाला लेके चल रहा हूं रॉ, उसका कोफैक्टर देखो A11 लिया एलिमेंट और दूसरे रॉ का मैंने यहाँ पे कोफैक्टर लिया, फिर प्लस A12 एलिमेंट लिया और फिर दूसरे रॉ का मैंने कोफैक्टर लिया है A13 और फिर A23। समझ रहे ना हमने क्या लिया है, पहले रॉ के अवयव लिए हैं और उसके साथ दूसरे रॉ के कोफैक्टर दूसरे रॉ के अवयवों के कोफैक्टर लेके गुना करके जोड़कर देख रहे हैं। चलिए A11, अच्छा A21 का कोफैक्टर क्या होगा, तो यहां देखो तो भैया A21 का कोफैक्टर क्या होगा, A21 का इसका कोफैक्टर तो यार यह कॉलम हटेगा ये 4 और माइनस भी तो लगेगा ना जी। चलिए आपका क्या आ जाएगा A21 का कोफैक्टर A12, A13, A32, A33 प्लस A12। अब देखो यहाँ पे A22 इसका कोफैक्टर तो यह रॉ और यह कॉलम हटेगा यह 4 और ये माइनस में ही होता है प्लस में होता है A11, A13,
A31, A33। फिर अब चलो A13 है और देखो A23 का कोफैक्टर, तो ये माइनस में आएगा ना। चलिए यह रहा, यह कॉलम गया, A11, A12, A31, A32। चलिए अब देखते हैं इसके बाद माइनस का A11 अंदर मल्टीप्लाई करो, A12, A33, ठीक है, माइनस A13, A32, ठीक है, A13, A32। फिर से यहाँ पे देखो A12 और यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, A11, A33, माइनस A13, A31। चलिए यहाँ पे देखो माइनस A13, फिर A11, A32, माइनस A12, A31, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग गुना करते हैं, A11, A12 और A33 प्लस A11, A13, A32 और यहाँ प्लस A11, A12, A33, ठीक है। चलिए फिर माइनस A12, A13, A31, ठीक है। अगले स्टेप में यहाँ भी इंटू करते हैं, माइनस A11, A13, A32, फिर आपका माइनस माइनस प्लस A12, फिर A13 और A31। देखो 11, 12 और 33, 11, 12, 33 प्लस माइनस में। यहाँ देखो 11, 13 और 32, 11, 13 और 32 प्लस माइनस में, 12, 13, 31, 12, 13, 31 प्लस माइनस में, तो जीरो आ गया। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि किसी, यहाँ से लिखते हैं, किसी रो या कॉलम के अवयवों को दूसरे रो या कॉलम के संगत अवयवों के कोफैक्टर या सहखंड भी लिख सकते हैं, सहखंड से गुणा कर जोड़ने पर योगफल 0 के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग मान लो अगर मैं A21 लेता हूं, पहले ये दूसरा वाला रो ले लेता हूं, ठीक है, और इसके साथ कोफैक्टर ये तीसरे वाले रो का ले लेता हूं, ठीक है, फिर A22 और फिर ले लेता हूं A32, A23 और फिर ले लेता हूं A33, तो इसका भी मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमने देखा कि अगर सेम रो और उसी के कोफैक्टर या सेम कॉलम और उसी के कोफैक्टर लेके गुणा के जोड़ूंगा तो पता है उसका मान सारणिक के मान के बराबर होगा। और यही मैं दूसरे रो या दूसरे कॉलम के है ना, हम लोग अवयव लेकर उसके साथ किसी अन्य दूसरे रो या दूसरे कॉलम के अवयवों का सहखंड निकाल कर गुना करके जोड़ेंगे तो उसका मान 0 के बराबर होता है। तो ये दो नियमें आपको याद रखनी होंगी और इसी पे आधारित आपके क्वेश्चन अगले एक्सरसाइज में दिए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि आपका टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अगले हम एक्सरसाइज पे चलेंगे और उसके क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करो कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं और इससे रिलेटेड जो भी आपको लिंक की जरूरत होगी डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना तो पूरा लिंक, पूरे बुक का लिंक आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे और नोट्स डाउनलोड करने के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे और वहां से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं।